हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स दाम में। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चटर्जी। तो आज क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड से बहुत तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में रहते हैं, एमसीक्यू में रहते हैं, डेरिवेशंस भी रहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो आज हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड के डेरिवेशन को देखेंगे, उनमें कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं उनको देखेंगे और उन टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं बोर्ड्स एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ड्रिफ्ट स्पीड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडक्टर को बनाया, है। आप जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पूरी तरह से फ्री है, मतलब जैसे क्लासरूम में बच्चे प्रेजेंट है ना, क्लासरूम में बच्चे मौजूद हैं और टीचर या प्रिंसिपल नहीं है, तो बच्चे बहुत डिसिप्लिन तरीका से बैठे हुए रहेंगे क्लास में? बिल्कुल नहीं रहेंगे, है ना। हम लोग भी अपने टाइम में ऐसे ही थे। जब टीचर या कोई उस तरह का पर्सन आसपास नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रैंडमली कुछ भी करने लगते हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई एरोप्लेन बना के उड़ा रहा है, कोई बाहर झांक रहा है कहीं टीचर तो नहीं आ रहे हैं, और कोई चौक लेके ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है। एवरीबडी इज डूइंग समथिंग रैंडम, मतलब रैंडम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उसी तरह से एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो फ्री जो भी होगा वो तो भाई फ्री है, वो तो आज़ाद है ना। वो अपना मूव कर रहा है इधर उधर, जहां मन तहां जा रहा है, क्योंकि इसको डायरेक्शन देने वाला या इसको डिक्टेट करने वाला या इसको समझाने वाला या इसको गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहा है। तो जब यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जब भी आप सुने दोस्तों तो आप सिंपल ये समझें कि आपके पास चार्जेस है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहां भी आ गया, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का निशान आप जहां भी देखते हैं तो समझ लीजिए वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा, टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर कुछ भी एक रैंडम एक्टिविटी कर रहे हैं, रैंडम मोशन में है, ठीक है। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी जो हम लोग निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। यहाँ पे तो ना डायरेक्शन किसी का एक तरफ है और ना मैग्नीट्यूड ही पता है, कि बिकॉज सब तो इधर उधर जैसे मन तैसे जा रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे इनिशियली एवरेज एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा दोस्तों, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा जीरो, है ना। बिकॉज रैंडम मोशन है, कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, जिधर मन तिधर जा रहा है, इसलिए एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो आ जाएगा जीरो। यहां तक क्लियर है। चलिए, अब जब हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तब टीचर आ गया क्लास में, तो अब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लगा रहे यार अब तो हमको पॉजिटिव की तरफ ही मूव करना पड़ेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर समझिए एक बैटरी लगा दी, हम बैटरी को बना के नहीं दिखाए हैं, बट यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ, बैटरी क्या करता है, एक एंड पर हाई पोटेंशियल एक एंड पर लो पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव यही ना करता है बैटरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो पॉजिटिव की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा मिल गया जाने का, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे। तो अब एक एवरेज वेलोसिटी, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेज मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, ये होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग किसी गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी कार का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एटम के अंदर मौजूद एंटिटी का बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना छोटा लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग एवरेज एक बात कर रहे हैं। ये पता चल गया कि सारा इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ये कैसे पता चला, बिकॉज अगर हम लोग इसमें इस कंडक्टर में एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या वो बल्ब ग्लो करता? बिल्कुल नहीं ग्लो करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई इफेक्टिव इफेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब
ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव करके कोई रिजल्ट पैदा नहीं कर पा रहे थे, करेक्ट। लेकिन यहां पर अगर हम एक बल्ब कनेक्ट करते हैं बैट तो वो बल्ब ग्लो करेगा, है ना। तो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे, इसी से पता चला कि एक इफेक्ट पैदा हुआ, करेक्ट। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम स्पीड से चलेंगे, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग यहां पर एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर लेट एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ किनका, इलेक्ट्रॉन्स का, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, हम लोगों ने v ले लिया, ठीक है। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी से एक इस पॉजिटिव एंड हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर लगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो अगर आपको ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा कि when an external electric field is applied, all the electrons present inside the conductor tends to move towards the end having higher potential, and the average velocity of the electrons is called drift velocity या drift speed। सारे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनका एक एवरेज वेलोसिटी होगा, उसी एवरेज को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो चलिए यहां पर हम v नहीं लिख के इसको v d मतलब v ड्रिफ्ट भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं लॉज ऑफ मोशन का 3 इक्वेशन जो होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस में पढ़े हुए हैं, है ना, क्लास 9 में भी पढ़े हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, जहां पर v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम, जब तक वो फोर्स लग रहा है उसका टाइम मतलब कब तक वो बॉडी एक्सेलरेट किया या कब तक वो बॉडी पर फोर्स लगा। तो यहां पर हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v ड्रिफ्ट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इनिशियल तो इसका 0 था क्योंकि सब रैंडम मूव कर रहा था, प्लस a, और यहां पर जो टाइम है दैट विल बी टाउ। नाउ दिस टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब ये कहां से आ गए भाई साहब रिलैक्सेशन टाइम, कौन रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब हम लोगों ने डायग्राम में यहां 5, 10, 20 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं कंडक्टर में, अनकाउंटेबल। इस पूरे आपके स्काई में इतने स्टार्स आपको दिखते होंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगा। तो एक बार कोलाइड किया फिर दोबारा कोलाइड किया, तो उनके बीच में जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जब तक वो इलेक्ट्रॉन टकराया तब तक, उसके बाद दोबारा जब टकराएगा तो उसके बीच तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा था ना, वो टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। सो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया टाइम गैप या टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम का गैप होता है, टाइम का इंटरवल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इसका मतलब उतना ही टाइम तक के लिए फोर्स लगा, जितना रिलैक्सेशन टाइम है उतना ही टाइम तक के लिए फोर्स लगा, फिर दोबारा फोर्स लगेगा। तो दैट इज वाई हम लोग यहां पर टी के जगह पर रिलैक्सेशन टाइम पुट करते हैं, ठीक है। मतलब तब तक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है ना, फिर दोबारा लगेगा तो उसका दोबारा जब फोर्स लगेगा तब उसका एक्सेलरेशन या फोर्स चेंज हो सकता है। तो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के लिए हमारा वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमारा क्या आया हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, एक्सप्रेशन आया था v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। अब आते हैं इस एक्सेलरेशन वाले टर्म पे, फोर्स exerted by external electric field, external electric field on a electron
ऑन ए इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई, जहां पर ई क्या डिनोट कर रहा है, ई डिनोट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये ई कैपिटल ई क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों, कैपिटल ई डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसलिए ई इंटू ई ले लिए। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाय मास, सो इट विल बी ई इंटू ई डिवाइड बाय एम। सो ये हो गया एक्सेलरेशन। सो यहां पर पुट कर दीजिए, देयरफॉर हमारा ड्रिफ्ट स्पीड कितना हो जाएगा, हमारा ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगा ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। ओके, तो ये आ गया ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला या एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब ड्रिफ्ट स्पीड कितना है, तब ड्रिफ्ट स्पीड 0 है, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तब ड्रिफ्ट स्पीड कितना है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ड्रिफ्ट स्पीड का। इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड अगर यहां पूछा जाए करंट कितना होगा, तो यहां करंट 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोग रैंडमली मूव किया और उस रैंडम मोशन के कारण कोई इफेक्ट पैदा नहीं हुआ, मतलब करंट 0 है, इलेक्ट्रिक करंट इज 0। बट यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कुछ ना कुछ होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट बी 0। इसका मतलब आप देखिए यहां ड्रिफ्ट स्पीड भी 0 तो करंट भी 0, यहां ड्रिफ्ट स्पीड नॉन 0 तो करंट भी नॉन 0। यहां करंट फ्लो कर रहा है ना, आपने जब बैटरी कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो करंट फ्लो करने लगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गया। इसका मतलब जब जब ड्रिफ्ट स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन्स के पास तब तक करंट भी फ्लो करेगा उस वायर या कंडक्टर के थ्रू। इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड और करंट दोनों के बीच में कोई ना कोई एक कनेक्शन है, उसे हमको फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज करंट, करंट इज इक्वल टू होता है dq बाई dt, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ ये चार्ज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो चार्ज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। N क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लोग फ्लो कर रहा है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, और E क्या हो गया, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर या कंडक्टर। अब टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स इतना हो गया। अब मान लेते हैं लेट A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, एंड उस कंडक्टर का लेंथ मान लिए कि L है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए मान लेते हैं स्मॉल n दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रति यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल हो जाएगा।
एरिया को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इंटू 10 करेंगे। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है, कैपिटल एन दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को यहां पुट कर, अब देखिए यहां पे एक चीज और समझना है, मान लेते हैं हम लोग इस डायग्राम में वापस आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर कंसिडर करें, और वो सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 100,000 इलेक्ट्रॉन्स, लाख इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा इन टी टाइम, ठीक है। टी टाइम में यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यहां तक पहुंचे, और ये ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है या लेंथ है, इसको हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है, एक्स मान लिए। तो ये जो वॉल्यूम अंडर कंसिडरेशन है, टोटल कंडक्टर को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इतने बस वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स हो जाएगा दोस्तों। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एरिया इंटू एक्स हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर आई दैट इज करंट इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू, क्यू को हम लोग लिख रहे हैं एन इंटू ई, और एन को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन, ए, एल नहीं लिखे, अभी हम लोग एक्स लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरा कंडक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, ओनली दिस पार्ट, ए बी, इतना पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि टी टाइम में मान लिया इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक गया, ठीक है। ये हो गया, बाय डी करेंगे, बाय डी करेंगे, यहां तक क्लियर है। एन इंटू ई होता है, तो एन की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, एन ए एल, स्मॉल एन एल, सॉरी यहां पर ई भी आएगा इंटू ई, ठीक है। सो एन ए एक्स हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स अंडर कंसिडरेशन इंटू ई, तो एन इंटू ई। अब आई इक्वल टू, यहां पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा दोस्तों, ये एक्स हमारा चेंज होते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। सो डी एक्स बाई डी टी यहां पर हमारा लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वेरिएबल है, स्मॉल एन बाहर ले लीजिए, ए भी बाहर ले लीजिए, ई भी बाहर ले लीजिए, यहां बच जाएगा डी एक्स बाई डी टी। और हम लोग जानते हैं डी एक्स बाई डी टी मतलब डिस्प्लेसमेंट में टाइम इज वेलोसिटी, इसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए ई वी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी किसका आएगा दोस्तों, यहां पर वेलोसिटी आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ले रहे थे, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है, इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट हाई टू लो जाता है ना। तो यहां पर ये जो टर्म आपका आ रहा है वीडी, दिस विल बी नेगेटिव, मतलब माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आएगा, बिकॉज करंट यहां पर dx बाई dt हमें किसका वेलोसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी देगा, जो कि करंट के ऑपोजिट होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको आप vd इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए लिख सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ना कि करंट का। ये वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए बुक्स में आप देखिएगा या कहीं नोट्स में लिखा हुआ रहता है, यहां जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, अभी फॉर्मूला जो हम लोग निकाला था, यहां पे सॉरी फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था, ई बाई एम एक्सेलरेशन था, है ना। और फाइनली हमारा फॉर्मूला आया था ई बाई एम इन टाउ, यहां पर माइनस लगा हुआ रहता है, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप देख सकते हैं फिगर में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर एक माइनस पुट कर आप कर सकते हैं, दैट इज माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। बात समझ में आया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई होता है। एक्चुअली में होना यह चाहिए था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हा इलेक्ट्रॉन्स का है, राइट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये जो टर्म आएगा ये माइनस में आ जाना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट के ऑपोजिटली ड्रिफ्ट कर रहा है। बट चलिए मैग्नीट्यूड का बात है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट, समझ में आया। वहां सिर्फ डायरेक्शन के कारण माइनस आता है, बिकॉज जैसे एक टर्म अगर कोई लिख रहा है, जैसे कोई अगर टर्म लिख रहा है, क्या टर्म, कि
यहां पर वीडी क्या आया, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है और करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट जा रहा है। तो डायरेक्शन के कारण हम वहां पर माइनस पुट कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया होगा, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आया बात को। अगर आप इसको बहुत मतलब वेक्टर से बनाने चलेंगे तो भी बन जाएगा और उस समय माइनस ऑटोमेटिकली वहां पर पुटअप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आया यहां पे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से करेंगे। आपको एक्सप्रेशंस याद रखना है, एक एक्सप्रेशन है करंट के टर्म्स में, दैट इज वीडी इज इक्वल टू आई बाय एन ई है। दूसरा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में वीडी माइनस ई बाय एम इनटू टाउ। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। अब क्या करना है, अगर दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग मिला दें, दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग मिला दें, बिकॉज ये भी ड्रिफ्ट स्पीड है, ये भी ड्रिफ्ट स्पीड है, तो हमें क्या मिलेगा, चलिए उसको देखते हैं। तो हमारा एक एक्सप्रेशन क्या था, ई बाई एम इनटू टाउ, और दूसरा एक्सप्रेशन था आई बाई एन ई ए। करेक्ट। तो यहां से अगर हम लोग करंट कैलकुलेट करें तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम इंटू टाउ। अब हम लोग जानते हैं कि E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन ये भी होता है, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, V बाई एल। सो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए V बाई एम एल इंटू टाउ। ठीक है, इस चीज को अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई इज इक्वल टू V। ठीक है, और हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि ओम्स लॉ एक होता है, पढ़े थे, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है दोस्तों, ओम्स लॉ बताता है, क्या बताता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बताता है कि V इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, V इज इक्वल टू R इंटू आई। सो ये जो R मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो यही वैल्यू है। सो R हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जा रहा है, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। और अगर थोड़ा और आप लोग गहराई में जाएंगे तो आप लोग लिखते थे क्लास 10 में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते थे। देखिए यहां भी लेंथ के साथ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रो जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी कहते थे, उस रेजिस्टिविटी हमारा क्या आ गया, वो रेजिस्टिविटी हमारा आ गया एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। तो इस तरह से ये चीजों को आपको एनालिसिस करना है, डिराइव करना है और ड्रिफ्ट स्पीड के कॉन्सेप्ट से इसको वहां पर लाना है। याद समझ में आया कि कैसे हम लोग यहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग इसको डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बट मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जैसे जैसे हम वीडियोस आपको देते जा रहे हैं, आप वीडियोस को फॉलो करते रहें, अपना नोट्स बनाते रहें और जो भी क्वेश्चंस हम लोग वीडियो में सॉल्व करें उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आप अगर कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं वो नहीं बनता है तो काइंडली हमें बताएं, हम लोग उसका सोल्यूशन वीडियो भी जरूर डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।